हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस गुंजन ओझा फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज छुरा। हमारा आज का टॉपिक है नर्व एंडिंग्स, जिसे बायो एनालाइजर भी कहा जाता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सिनॉप्सिस देखते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा इंट्रोडक्शन, फिर इसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पर, बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, फिर सोर्स ऑफ स्टिमुलाई और डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ अडेप्टेशन। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर, फिर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बायो रिसेप्टर्स की बात करें या हम बायो एनालाइजर्स की बात करें तो वो हैं डिस्टल पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, बाद का पोर्शन न्यूरॉन का जो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, रिसीव करता है किसी भी तरीके के सेंसेशन को और उसको कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। इसके जो नॉब्स होते हैं, एंड नॉब्स या रिसेप्टर्स जो हैं वो ट्रांसड्यूसर्स कहलाते हैं। ट्रांसड्यूसर्स इसलिए क्योंकि वो कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को जो एनवायरनमेंट से उन्होंने ली है इनटू एक्शन पोटेंशियल एंड कैरीज इट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाहर से स्टिमुलस लेके बॉडी के हिसाब से उसको एडजस्ट करके और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाता है। बस यही कारण है कि इसको बायो एनालाइजर या पेरिफेरल एनालाइजर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हर तरीके का, एक पर्टिकुलर तरीके का रिसेप्टर एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को लेगा, चाहे वो टच का हो, हीट का हो, कोल्ड का हो, और फिर उसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करके उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर के जाएगा। इसलिए इसको बायो एनालाइजर भी कहा जाता है। यहाँ पर टर्म एनालाइजर जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था आईपी पैवलॉव ने 1909 में। और यहाँ पर एक टर्म यूज होगा अब सेंसरी यूनिट। एक सेंसरी यूनिट का मतलब होता है जहाँ एक सिंगल एफरेंट न्यूरॉन, वो न्यूरॉन जो कि सेंसरी ऑर्गन से मैसेज लेके जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो और उसके टर्मिनल्स जितने उसके एंड पॉइंट हैं वो सब मिलकर के बनाते हैं एक सेंसरी यूनिट, और ये एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेंसरी रिस्पॉन्स की। अब हम इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। तो सबसे पहला है मैकेनो रिसेप्टर। यहाँ पर मैकेनो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर जो कि किसी भी तरीके का मैकेनिक प्रेशर या चेंज, किसी भी तरीके का डिस्टॉर्शन को रिसीव करता है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो लोकेटेड होंगे जॉइंट्स पर, लिगामेंट्स पर, टेंडन्स पर, स्किन पर, और ये किसी भी तरीके के सेंसेशन को, जैसे कंप्रेशन है, स्ट्रेच है, उन सबको रिसीव करेगा। फिर मैं सेकंड है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये कम या ज़्यादा दोनों तरीके के टेम्परेचर में से किसी भी टेम्परेचर को रिसीव करेगा और टेम्परेचर के चेंज के अकॉर्डिंग बॉडी तक मैसेज लेके जाएगा। ये डर्मिस में लोकेटेड होते हैं। डर्मिस के अलावा स्केलेटल मसल्स में मिलेंगे, लिवर के ऊपर मिलेंगे एंड हाइपोथैलेमस, इन सब जगहों पर थर्मो रिसेप्टर होते हैं। नेक्स्ट है नोसी रिसेप्टर। ये पेन के रिसेप्टर्स होते हैं। ये पूरी स्किन में, ये डीप सीटेड विसरल ऑर्गन्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं नोसी रिसेप्टर्स। और ये किसी भी तरीके का कोई अगर टिश्यू में चेंज हुआ है, कोई इंजरी हुई है, तो उसका मैसेज लेकर के जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स जो है वो लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, और लाइट को रिस्पॉन्ड करने वाले रिसेप्टर्स हमारी आई में होते हैं, रेटिना के अंदर रॉड्स और कोन्स के फॉर्म में। तो ये लाइट की सेंसेशन को, स्टिमुलस को लेंगे और लेकर के इंटरप्रेट करेंगे और ब्रेन के पास लेकर के जाएंगे कि क्या चीज़ रिसीव की है और क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है ब्रेन को। फिर है कीमो रिसेप्टर्स। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू केमिकल। तो यहाँ केमिकल चेंजेस को रिसीव करेगा, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने से हमारा पीएच चेंज होता है, तो उस चेंज को ये डिटेक्ट करेगा। हमारे शरीर की ऑस्मोलैरिटी को चेक करेगा। टेस्ट, गस्टेटो रिसेप्शन यानी किसी भी तरीके के टेस्ट को रिसीव करना, तो वो भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, वो टेस्ट बड के थ्रू लेगा। एंड ऑल्फैक्शन, स्मेलिंग का काम भी एक केमिकल चेंज है। कीमोरिसेप्टर्स जो नाक के अंदर, म्यूकस लेयर के अंदर उपस्थित होते हैं, वो मैसेज को लेकर के जाते हैं। अब आता है सेकंड कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ स्टिमुलाई। अब सोर्स कैसा है, दूरी से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, या शरीर के अंदर से खुद से ही मैसेज मिल रहा है, उसके बेस पर इसको क्लासीफाई किया
तीन कैटेगरीज में। पहला है टीलो रिसेप्टर। टीलो का मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो स्टिमुलस आता है वो डिस्टेंस से आता है, वो चाहे आंखों के द्वारा लिया जाए, चाहे कानों के द्वारा लिया जाए, ये स्मेलिंग का काम किया जाए। स्मेल भी हमको दूर से आ जाती है, हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो स्टिमुलस भी हमारी आइज़ को मिल जाती है, या फिर दूर से साउंड वेव्स आती हैं तो वो भी हमारा कान उसको रिसीव कर लेता है। ये सब काम है टीलो रिसेप्शन। उसके बाद है एक्सटीरोसेप्टर्स। एक्सटीरोसेप्टर्स का मतलब है बाहर से मिलने वाला स्टिमुलस, चाहे वो कोल्ड का हो, हीट का हो, कंप्रेशन या प्रेशर का हो। बाहर से आने वाले स्टिमुलस को ट्रांसड्यूस करेंगे वो रिसेप्टर्स और ब्रेन के पास तक या स्पाइनल के पास तक लेकर जाएंगे। फिर है इंटेरोसेप्टर्स। ये बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को या गट में होने वाले चेंजेस को रिसीव करता है। इसमें आ जाएंगे आपके कीमोरिसेप्टर्स, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। बैरोरिसेप्टर्स हैं जो कि बीपी के फ्लक्चुएशन को चेक करते हैं, बीपी कम ज़्यादा हुआ है तो उसको रिसीव करते हैं। फिर है प्रोप्रियोसेप्टर्स, इसे काइनेस्थीसिया भी कहा जाता है, जो कि हमारी बॉडी की पोजीशन और मूवमेंट को चेक करते हैं। इसमें आ जाएंगे जीटीओस और मसल स्पिंडल्स। मसल स्पिंडल्स का काम होता है स्ट्रेचिंग का, और जीटीओस का काम होता है टेंडन्स को रिलैक्सेशन या मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना। ये टेंडन्स पर उपस्थित होते हैं और मसल्स का रिलैक्सेशन करते हैं। और इक्विलिब्रियोसेप्शन, जो कि कान हमारा रिसीव करता है, किसी भी तरीके के मूवमेंट को इंटरप्रेट करता है, ब्रेन के पास लेके जाता है और अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करता है। और ऑस्मोलैरिटी एंड देन गस्टेटो रिसेप्टर, ये सब आ जाएंगे इंटेरोसेप्टर्स में। एंड थर्ड एंड लास्ट बेसिस है डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ अडेप्टेशन, किस तरीके से किसी चेंज को वो रिसेप्टर अडेप्ट कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है या धीरे कर रहा है। अगर धीरे करता है तो वो कहलाता है टोनिक या स्टैटिक या स्लोली अडेप्टिंग रिसेप्टर। यहाँ पर जो भी होगा, जो भी बाहर से स्टिमुलस आएगा, वो एक्शन पोटेंशियल में चेंज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ स्टिमुलस, धीरे धीरे। जैसे कि पेन है, कोल्ड का सेंसेशन है, लंग का इन्फ्लेक्शन है। कभी भी हमको ठंड लगना शुरू होगी तो एक बार थोड़ी सी लगती है, फिर हम अगर उसी टेम्परेचर में रहते रहेंगे तो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो ये धीरे धीरे लगने वाला चेंज है। सेकंड है फेजिक, डायनामिक या फिर फास्ट अडेप्टिंग रिसेप्टर्स। ये तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैकेनो रिसेप्टर। कभी किसी चीज़ का प्रेशर आया तो आपका पक्सीनियन कार्पसल तुरंत रिएक्ट करेगा उस चीज़ के लिए, उस प्रेशर को परसीव करेगा और लेकर के ब्रेन के पास तक जाएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के बाद में। उससे पहले छोटा सा क्विक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स देखते हैं, क्योंकि ये नर्व फाइबर्स इस तरीके के रिसेप्शंस को लेकर के जाता है आगे। जो हम सेंस रिसेप्टर्स पढ़ेंगे, वो रिसेप्टर्स इस तरीके की नर्व्स के बने होते हैं। हम बेसिकली देखेंगे कि नर्व फाइबर्स जो है वो तीन प्रकार के हैं, ए बी सी, तीन तरीके की कैटेगरी है। ए में 4 कैटेगराइजेशन है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। यहाँ जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो गर्थ के ऊपर है, डायमीटर के अकॉर्डिंग किया गया है। पहले सबसे ऊपर आप देखेंगे माइक्रोमीटर में 12 से 20 माइक्रोमीटर तक है, और नीचे आते तक 0.3 से 1.3 तक ही डायमीटर है उनका। और उसी हिसाब से इनकी वेलोसिटीज़ हैं कि किस वेलोसिटी से वो ट्रांसमिशन करते हैं मैसेजेस का। ए का अल्फा टाइप प्रोप्रियोसेप्शन का, जो अभी हमने देखा था काइनेस्थेटिक मेंटेनेंस के लिए लगता है, उसमें यूज़ होता है। बीटा वाला टच और प्रेशर को रिसीव करता है। गामा मोटर टू मसल स्पिंडल्स करता है। और डेल्टा जो है वो पेन, टच और टेम्परेचर को रिसीव करता है। बी वाला प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक रिसेप्टर्स रहते हैं। और सी वाला जो है ये सबसे कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डॉर्सल रूट में उपस्थित होता है, पेन का, टेम्परेचर और कुछ मैकेनो रिसेप्शंस और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और लास्ट टाइप है इसका सिंपैथेटिक, जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक्स में उपस्थित होता है। अब देखते हैं आगे स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर्स। स्ट्रक्चर ऑफ रिसेप्टर्स से पहले एक बार थोड़ा सा उनका एक आउटव्यू ले लें कि किस जगह पर ये उपस्थित होते हैं। ये देख सकते हैं आप, जो फ्री एंडिंग्स होती हैं वो ऊपर की तरफ तक फैली रहती हैं, एपिडर्मिस तक फैली रहती हैं। उसके अलावा ये मीजना कार्पसल्स और मर्कल्स डिस्क हैं, इन दोनों का काम होता है टैक्टाइल यानी टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ तक डर्मिस एक्सटेंड हुआ है, ये डार्क ऑरेंज कलर का जो है डर्मिस वाला पोर्शन है, जहाँ ये अंदर तक एक्सटेंड हुआ है उस जगह पर जाकर डीप या मीसनर्स, कार्पसल और मर्कल्स डिस्क उपस्थित हैं इस जगह पर। उसके बाद आता है रफनीज एंडिंग और क्रॉस एंड बल्ब, ये नर्व है। और ये पक्सीनियन कार्पसल है। पक्सीनियन कार्पसल प्रेशर को रिसीव करता है,
रफिनीज एंडिंग हीट को रिसीव करता है, वार्मथ को रिसीव करता है। क्रॉस एंड बल्ब जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करता है, और ये दोनों टेक्टाइल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो ओपन एंडिंग्स होती हैं वो नोसी रिसेप्टर्स होती हैं। ये नर्व जो है अगर ऊपर की तरफ जाकर यहाँ ओपन एंडेड पड़ी रहेगी तो वो पेन को रिसीव करेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं रफिनी की पोजीशन थोड़ी सी डीप सीटेड है, और क्रॉस हैंड बल्ब जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। क्रॉस का काम होता है कूल या कोल्ड टेम्परेचर को रिसीव करना, और इसका हीट को। क्योंकि ये ऊपर की तरफ है इसलिए हम ठंड को जल्दी रिसीव कर पाते हैं हीट के कंपैरिजन में, इसलिए हमको ठंड का सेंसेशन जल्दी होता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है मीजनस कार्पसल। मीजनस कार्पसल वो आपको लोकेशन बताया था, पैपिले के अंदर उपस्थित होता है। ये कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है, फास्ट अडेप्टिंग है, फटाफट क्विक रिस्पॉन्स करेगा। हमने देखा था प्रेशर वगैरह के लिए, या मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो फास्ट अडेप्टिंग होते हैं। ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को रिसीव करेगा, और हमारी ग्लैब्रस स्किन के ऊपर इसकी प्रेजेंस होती है, जैसे कि आईलिड्स और फिंगर टिप्स। ये हमारे जेंटल टच को, बाहर से आने वाले किसी भी जेंटल टच को रिसीव करेगा, और ये ऊपर के सरफेस की तरफ यानी कि एपिडर्मिस के पास में उपस्थित होता है। उसके बाद सेकंड है हमारा मर्कल्स डिस्क। इसका भी फंक्शन टैक्टाइल रहता है। ये अनकैप्सुलेटेड है, ये कैप्सुलेटेड था, कवर्ड था, ये ओपन है, स्लो अडेप्टिंग है। ये फास्ट था, ये स्लो है। ये लाइट और टच को रिसीव करेगा, एंड इट इज प्रेजेंट इन क्लस्टर्स अराउंड फॉलिकल्स। जहाँ पर भी हेयर फॉलिकल्स होंगे उसके आसपास ये क्लस्टर्स में उपस्थित रहता है। फिर है नेक्स्ट पेक्सिनियन कॉर्पसल, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रेशर को रिसीव करना। ये किसी भी तरीके के मैकेनिकल डिस्टॉर्शन को आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई भी प्रेशर ऊपर से आएगा, दबाव आएगा, तो ये कोसेंट्रिक रिंग्स इसकी जो है वो दब जाएंगी, और ये मैसेज को आगे कन्वे करना स्टार्ट कर देगा। ये प्रेजेंट होता है डर्मिस ऑफ पाम, फीट, जॉइंट, टेंडन्स एंड विसरा। इन सब जगह पर कोई भी प्रेशर बढ़ता है तो उसको आइडेंटिफाई करता है ये। फिर ये डीपर टच में, विसरा में भी यहाँ पर लिखा है, तो ये डीपर टच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है रफिनीज ऑर्गन, जो कि मैकेनो रिसेप्टर है। इट रिसीव्स लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस एंड स्लो अडेप्टिंग। अगेन ये स्लो अडेप्टिंग है। इट इज प्रेजेंट इन हेयरी एंड ग्लैब्रस स्किन ऑफ सुपरफिशियल डर्मिस एंड कैरी सेंसेशन ऑफ हीट। ये रफिनीज ऑर्गन्स दिख रहा है यहाँ पर। जब भी कभी डीप बर्निंग होती है तो रफिनीज ऑर्गन जो है वो बर्न हो जाता है, इसी के कारण से हीटिंग का सेंसेशन हमको होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रॉस हैंड बल्ब। अगेन ये भी थर्मो रिसेप्टर है। ये कैप्सुलेटेड है, कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। ये प्रेजेंट होता है कंजंक्टिवा में, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लिप्स एंड टंग एंड एपिन्यूरम ऑफ नर्व ट्रंक। ये कोल्ड के लिए सेंसिटिव होता है। जहाँ 20 डिग्री से कम का टेम्परेचर हुआ तुरंत ये एक्टिवेट हो जाता है और उसको रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। सेंसेशन ब्रेन तक लेकर के जाता है कि आपको ठंड लग रही है। नेक्स्ट है फ्री नर्व एंडिंग्स, जिसे टैक्टाइल या नोसिसेप्टर कहा जाता है, यानी कि पेन के लिए, सेंसेशन को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एपिडर्मिस की लेयर है, और यहाँ पर ये देखिए कितना डीप से, बिल्कुल एकदम सुपरफिशियल लेयर पर है। तो हल्का सा भी यहाँ पर अगर कोई किसी तरीके का टीयरिंग वियरिंग अगर किसी टिश्यू में होगा तो तुरंत ये सेंसेशन रिसीव करेंगे और ब्रेन तक लेकर के जाएंगे। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बॉडी, इन मसल फाइबर, इन टेंडन्स, जॉइंट एंड सीरस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मसल स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन। ये दोनों काइनेस्थेटिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोप्रियोसेप्शन का काम करते हैं। ये हमारे मसल फाइबर्स हैं। इन मसल फाइबर्स के ऊपर आप ये ब्लू कलर की फाइबर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है मसल स्पिंडल। इन मसल स्पिंडल्स का काम होता है कि ये स्ट्रेच का रिसेप्शन का काम, स्ट्रेच को रिसीव करने का काम करते हैं। जब इसको मैसेज मिलता है किसी भी तरीके का खिंचाव हो रहा है मसल्स के ऊपर, उसको रिसीव करेंगे एंड दे हेल्प इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। उसके कॉन्ट्रेरी जो जीटीओज होते हैं, गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, वो यहाँ पर नीचे टेंडन्स के ऊपर उपस्थित होते हैं। टेंडन्स को कनेक्ट करते हैं तो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, उस जगह पर उपस्थित होता है ये। और ये टेंडन्स जो है, टेंडन्स और मसल्स में मिलते हैं। टेंडन्स पे ये काम करते हैं ऑपोजिट टू स्पिंडल फाइबर्स, मसल स्पिंडल्स। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं तो ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकते हैं, रिवर्ट करते हैं, उसको नॉर्मल तक लाते हैं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं एंड अवॉइड इट्स टीयरिंग, उसको फटने से बचाते हैं।
नेक्स्ट है लेबिरिंथाइन इम्पल्सेस, जिसे इक्विलिब्रियोसेप्शन भी कहा जाता है। ये हमारे कान का, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में। कान हमारा बैलेंसिंग का काम भी करता है। उसमें दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है क्यूपिला और एक होता है ओटोलिथ। ये उपस्थित होते हैं, एक सेमी सर्कुलर कैनाल में है ये, और ये मिलेगा यूट्रिकल और सेक्यूल में। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, जब एंडोलिम्फ का मूवमेंट होता है, यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा हुआ है उसका मूवमेंट होता है, उससे ये ओटोलिथ्स का मूवमेंट होता है। लिक्विड यहाँ पर स्टीरियोसीलिया जो है उसको मूव करता है। ये स्टीरियोसीलिया से यहाँ पर मैसेज आएगा, बाइपोलर न्यूरॉन्स उस मैसेज को रिसीव करेंगे, और यहाँ से जो इनकी टेल निकलेगी वो सभी स्ट्रक्चर्स की टेल इकट्ठी होगी और वो फाइनली ऑडिटरी नर्व का फॉर्मेशन करेगी। इस तरीके से कोई भी होने वाले चेंजेस जो कि एंडोलिम्फ में उपस्थित हुए इन ग्रेन्यूल्स के कारण, वो चेंजेस को ये ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेकर के जाएंगे। यूट्रिकल और सेक्यूल जो होता है वो लीनियर एक्सीलरेशन, जब हम आगे की तरफ चल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखने में हेल्प करती है। उसी तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो रोटेशनल मूवमेंट, जब हम गोल घूमते हैं तो उसमें हमारी बॉडी के बैलेंस को बना के रखने का काम करती है, उसके मैसेजेस रिसीव करती है और लेकर के ब्रेन के पास तक जाती है। अगला है बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बीपी के चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं, रिसीव करते हैं। ये प्रेजेंट होगा कैरोटिड साइनस पर एंड इन आयोटिक आर्चेस। आयोटिक आर्चेस पर भी है, कैरोटिड साइनसिस पे भी है। ये प्रेशर की चेंज को आइडेंटिफाई करता है, आर्टीरियल वॉल पर उपस्थित होगा। ये यहाँ पर दिख रहा है कैरोटिड वाला, ये दिख रहा है नीचे यहाँ पर आर्टीरियल वॉल वाला, आयोटिक आर्च पर जो उपस्थित है वो वाला। ये रिसेप्टर्स बीपी के चेंज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो ये स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेशर को रिसीव करने वाले, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी उपस्थित होते हैं और लंग्स के ऊपर भी उपस्थित होते हैं, ताकि ये एक फीडबैक लेकर के जाते हैं ब्रेन तक, एक इंटरप्रिटेशन लेकर जाते हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस इसको नहीं दिया जा सकता। उसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर या फिर टीलो रिसेप्टर, जिसको हम पहले देख चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर जैसा कि हमने देखा था, रॉड्स एंड कोन्स रेटिना के अंदर जो उपस्थित हैं वो रिसीव करते हैं। यहाँ पर लाइट का सेंसेशन आएगा। ये स्ट्रक्चर्स कोन है, पर्पल वाले रॉड्स हैं। इन दोनों के अंदर अपने अपने केमिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। जब लाइट का स्टिमुलस आएगा, पिगमेंट्स में चेंजेस होंगे। वो चेंजेस ये ग्रीन कलर के बायपोलर न्यूरॉन्स कैरी करेंगे। बायपोलर न्यूरॉन्स, ये लास्ट की न्यूरॉन की टेल जो है वो इकट्ठी होगी। ऐसे पूरी हमारी आंख के अंदर जितने रॉड्स एंड कोन्स हैं, सब जगह से छोटे छोटे फिब्रिल्स निकलेंगे और बन करके वो ऑप्टिक नर्व बना करके फिर हमारे ब्रेन के पास तक मैसेज लेकर के जाएगी। यानी बाहर से आने वाले स्टिमुलस को रॉड्स एंड कोन्स इंटरप्रेट करेंगे और उस मैसेज को कन्वे करेंगे आगे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक, ताकि फिर जो भी इंटरप्रिटेशन ब्रेन को करना होगा उसके अकॉर्डिंग ये इंटरप्रिटेशन कर लेगा। नेक्स्ट है गस्टेटो रिसेप्टर या कीमो रिसेप्टर। यहाँ पर ये टेस्ट बड है, ये हमारे टंग के ऊपर उपस्थित होती है। ये टेस्ट बड यहाँ से किसी भी केमिकल को रिसीव करेगी। जो भी कीमो रिसेप्शन यहाँ पर होगा वो इस हेयर लाइक सेंसरी हेयर्स को इनिशिएट करेगी। इन सेंसरी हेयर्स से इनिशिएट होने के कारण वो मैसेज यहाँ पर केमिकल चेंज करके सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी सेल्स के अंदर चेंज करके और नर्व फाइबर के थ्रू यहाँ से बाहर निकल जाएगी, जो अल्टीमेटली फिर टेस्ट को रिसीव करने वाली नर्व के थ्रू ब्रेन तक लेकर के जाएगी। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन। ऑल्फैक्टरी रिसेप्शन में ये हमारी नेजल पोर्शन है, ये सेंसरी हेयर है जो नाक के अंदर इनर लाइनिंग के अंदर उपस्थित होती है। यहाँ पर ये किसी भी तरीके की ओडर, स्मेल, किसी भी केमिकल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद ये वाले सेल्स जो हैं यहाँ से इसको लेकर के जाएंगे और उसको इंटरप्रेट करके यहाँ से नर्व्स निकलेंगी उसकी, वो सारी नर्व्स फिर इकट्ठी होंगी और फिर वो ऑल्फैक्टरी नर्व का निर्माण करेगी लास्ट में। इस तरीके से जो भी केमिकली जो भी स्मेल है बाहर से, जो भी जिस भी तरीके का ऑर्डर है गुड और बैड, उसको रिसीव करेगा और ब्रेन के पास तक लेकर के जाएगा इंटरप्रेट करने के लिए। ये सब हुए सेंसरी रिसेप्टर्स। जैसे सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उसी तरीके से मोटर एंड प्लेट भी उपस्थित होती है। ये वाला पूरा पोर्शन हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने मोटर एंडिंग्स पर ACH का फॉर्मेशन, उसका लिबरेशन और उसका डिस्ट्रॉय होना एस्टरेज के द्वारा, ACHE के द्वारा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी मैसेजेस कन्वे करने का काम करते हैं। इस तरीके से ये रिसेप्टर्स यहाँ पर
कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर एक पक्सिनियन सेल को इमेजिन करेंगे। पक्सिनियन सेल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। पक्सिनियन सेल जो होता है वो जब भी उसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जब कोई चेंज होता है, दबाव वो लेता है क्योंकि प्रेशर को रिस्पॉन्ड करता है पक्सिनियन सेल, तो इट रिसीव्स ग्रेडेड प्रेशर जो कि डिस्क के अंदर डिफॉर्मिटी या फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है। और ये बिल्कुल उसी तरीके का प्रेशर होता है जैसा कि ईपीएसपी था जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक्साइटेटरी पोटेंशियल होता है जो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं पोर्शन। तो ये पक्सिनियन कार्पसल्स में एक ग्रेडेड प्रेशर जो कि एक पोटेंशियल को जनरेट करेगा वो कहलाएगा रिसेप्टर पोटेंशियल। वो रिसेप्टर पोटेंशियल बिल्कुल ईपीएसपी के जैसा होता है। वो रिसेप्टर पोटेंशियल कम से कम 10 मिलीवोल्ट का होना चाहिए, उसके बाद वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाएगा। मिनिमम 10 मिलीवोल्ट तक तो जाएगा, उसके बाद फिर वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। पहले उस पोटेंशियल को बढ़ाएगा और फिर बढ़ाने के बाद में उस पर्टिकुलर जो भी स्टिमुलस है उसको फायर करेगा नर्व में। इसको अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में आगे। ये एक पक्सिनियन कार्पसल है और ये इसका एक्सॉन है। ये पक्सिनियन कार्पसल का जो सेंट्रल एरिया है, जब इस पर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो ये दबेगा जब यहाँ पर, तो इसका जो सेंटर है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा। जैसे इसका सेंटर डिफॉर्म्ड होगा वैसे ही यहाँ पर सोडियम का चैनल स्टार्ट हो जाएगा। हमने जब भी अभी तक जितना भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ा है उसमें सबसे पहले सोडियम चैनल ही स्टार्ट होता है जिस भी स्टिमुलस से होता है। तो यहाँ पर इसको प्रेशर का स्टिमुलस मिलते ही यहाँ पर ये इसका सेंटर डिफॉर्म्ड हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम चैनल स्टार्ट हो जाएगा। ये सोडियम चैनल एक लोकल सर्किट का फॉर्मेशन कर लेगा जो फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर जो कि पक्सिनियन कार्पसल के अंदर है उस तक एक लोकल सर्किट बना लेगा। और लोकल सर्किट बनने के बाद में ये इसको प्रोपागेट करेगा, आगे की तरफ बढ़ाता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिफॉर्मिटी होगी वो कम से कम एक रिसेप्टर पोटेंशियल तक जाएगी। 10 मिलीवोल्ट्स का एक प्रेशर आना चाहिए, फिर उसके बाद वो पोटेंशियल आना चाहिए, फिर वो पोटेंशियल इंक्रीज होगा जो फाइनली फिर एक एक्शन पोटेंशियल तक जाएगा। और एक्शन पोटेंशियल आने के बाद ये लोकल सर्किट का फॉर्मेशन होगा और लोकल सर्किट फिर उसको आगे इंक्रीज करेगा। इस तरीके से ये आगे पूरा इसकी एक्सॉन की एंडिंग तक ट्रांसमिट होगा एंड देन फाइनली ये इंटर न्यूरॉन के थ्रू ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज को पहुंचा देगा। तो किस तरीके से इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, सबसे पहले प्रेशर स्टिमुलस आएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ सेंटर होगा पक्सिनियन कार्पसल का, ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट होगी इस जगह पर, देन डेवलपमेंट ऑफ लोकल सर्किट होगा, ये लोकल सर्किट का फॉर्मेशन होगा, स्प्रेड ऑफ सर्किट टू फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, कार्पसल के अंदर जो पहला फर्स्ट नोड है उस तक ट्रांसमिट होगा, देन ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट, यहाँ पर सोडियम गेट ओपन होगा एंड जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वैसे ये पूरे आगे तक इस इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर्स। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। रिसेप्टर्स का सबसे बड़ा विशेष जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं किसी भी स्टिमुलस के लिए। से जो अभी हमने पक्सिनियन कार्पसल का देखा कि वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो पक्सिनियन केवल प्रेशर को ही रिसीव करेगा। अगर हम उसे लाइट से स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टिमुलेट नहीं होगा, वो केवल प्रेशर से स्टिमुलेट होगा और वो उस मैसेज को आगे कन्वे कर रहा है। सिमिलरली हम अगर आइस के रॉड्स एंड कोन्स को देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स जो हैं, अगर उसको हम प्रेशर से चलाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर का स्टिमुलस देंगे, तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगा। वो केवल लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा और लाइट की प्रेजेंस में ही उसके केमिकल्स का ब्रेकडाउन होगा जो वो फिर फर्दर इमेज को आइडेंटिफाई करेगा कि किस तरीके की इमेज है और ब्रेन तक लेकर के जाएगा। सो ये एक बहुत ही फिक्स क्वालिटी है रिसेप्टर्स की, दैट दे आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर रिस्पॉन्सेज। सेकेंड है रिसेप्टर पोटेंशियल, इसको हम पढ़ चुके हैं अभी इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में। रिसेप्टर पोटेंशियल वो वाला पोटेंशियल है जिससे कम से कम जाकर के जिस जगह पर जाकर के स्टिमुलस जो है वो रिसेप्टर जो है स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, वो इसका रिसेप्टर पोटेंशियल कहलाता है। इसकी क्वालिटीज़ जो है वो ईपीएसपी के जैसी हैं। ईपीएसपी के जैसी मतलब ये ग्रेडेड होता है एंड इट डजंट फॉलो ऑल और नन लॉ।
फिर है नेक्स्ट अडेप्टेशन। अडेप्टेशन है किसी भी चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाना, उस चीज़ के लिए खुद को मेंटेन कर लेना। तो यहाँ अडेप्टेशन किसे हम समझते हैं कि अडेप्टेशन है जब हम कोई भी स्टिमुलस कांस्टेंट प्रेशर से किसी भी रिसेप्टर पर डालते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी पीरियड ऑफ टाइम के साथ में कम होती जाती है। इसे हम कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन या फिर अडेप्टेशन। ये दो प्रकार का हो सकता है, टोनिक और फेजिक। अगर ये धीरे धीरे खुद को अडेप्ट कर रहा है तो ये टोनिक अडेप्टेशन कहलाएगा, लाइक पेन। और अगर ये तुरंत उसको रिएक्ट करता है स्टिमुलस को तो ये कहलाएगा फेजिक। इसमें आ जाएगा जैसे कि ऑल्फैक्शन या फिर पक्सीन एंड कार्पसल। नेक्स्ट आता है सेंसरी ट्रांसडक्शन। बहुत स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि दीज आर ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बाहर से जो भी एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके ब्रेन के पास लेके जाना। से हमारी आईज, रॉड्स एंड कोन्स लाइट को रिसीव करती हैं, लेकिन लाइट की जो फॉर्म है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, केमिकली चेंजेस होंगे और फिर इसको ले जाकर हमारे ब्रेन के पास रिलीव करेंगे और ब्रेन अपने हिसाब से फिर उसको इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पर सेंसरी ट्रांसडक्शन भी है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। अगर हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप सिंगल स्टिमुलस से अगर सिंगल ही टाइम रिसेप्टर रिस्पॉन्स कर रहा था तो ये एक नॉर्मल वो है, लेकिन अगर आप किसी रिसेप्टर का दोगुना फंक्शन चाहते हैं तो आपको स्टिमुलस 100 टाइम बढ़ाना पड़ेगा। सिंगल स्टिमुलस से सिंगल रिस्पॉन्स, बट 100 स्टिमुलस से डबल रिस्पॉन्स। कहने का मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। इसे कहते हैं वेबर-फेशनल लॉ। यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू।